हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शालिनी और आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और अगर आपने पहले की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पहले के वीडियोस जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। अब इसमें सबसे पहले सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। सो ये सेक्शन सिंपली कहता है कि अगर आपको किसी भी नए पार्टनर को फर्म में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको सारे के सारे पार्टनर के कंसेंट की ज़रूरत है। सो यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेकेंड सेक्शन इसका सब सेक्शन बोलता है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्टनर है वो फर्म के किसी भी पास्ट एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। ही कैन ओनली बी हेल्ड लायबल फॉर द फ्यूचर एक्ट्स। जब से वो इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफ द पास्ट एक्ट ऑफ द फर्म। नाउ सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इट सेज कि पार्टनर रिटायर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। सेकेंडली, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। और अगर पार्टनरशिप एट विल है देन बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। देन इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ही मे बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट अगर देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन थर्ड पार्टी एंड पार्टनर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। सो रिटायरिंग पार्टनर को डिस्चार्ज किया जा सकता है फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इवन बिफोर रिटायरमेंट। देन सबसेक्शन 3 सेज कि अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है देन नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर है ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स। तो जब तक अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है अंडर सबसेक्शन 3 ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी। और ये जो पब्लिक नोटिस है दिस कैन बी गिवन आइदर बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म या फिर ये पब्लिक नोटिस रिटायरिंग पार्टनर खुद दे सकता है। बट अनटिल एंड अनलेस पब्लिक नोटिस इज गिवन ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टीज। इसके बाद सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। ये सेक्शन बोलता है कि आप पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन गुड फेथ ऑफ पावर कॉन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। और फिर इसका सबसेक्शन 2 सेज कि जो 32 का सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 है वो सेम इसमें भी अप्लाई करेगा। मतलब अगेन उसको नोटिस देना होगा, पब्लिक नोटिस, और अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टीज। और अगर उसने कोई अग्रीमेंट किया है अंडर सबसेक्शन 2 विद थर्ड पार्टीज एंड पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म देन उस केस में उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो सेम जो सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2, 3, 4 है वो इस केस में भी अप्लाई करेगा। देन सेक्शन 34 बोलता है अबाउट इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सो अगर एक पार्टनर इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट तो फ्रॉम द डेट ही इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट ही विल सीज टू बी अ पार्टनर। उस दिन से ही विल नॉट बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फर्म डिसॉल्व हुआ है उस दिन या नहीं, बट ही विल सीज टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। नाउ अगर किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होता है तो उस सिनेरियो में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका एस्टेट लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। ऑल्सो फर्म भी लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट डन आफ्टर द डेट ऑन विच जो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आया है। ओके, सो इट सेज वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म and the firm is not liable for any act of the insolvent. Now moving on, section 35 talks about liability of estate of a deceased partner. Now ये section बहुत simple है, it just says कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद फर्म डिसॉल्व नहीं होता है तो उस सिनेरियो में जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका एस्टेट लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। Now, section 36 talks about right of outgoing partner to carry on competing business. It says an outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm. He may also advertise such business, but subject to the contract to the contrary, he may not
use the firm name, he cannot represent himself as carrying on the business of the firm, and he cannot solicit the custom of person who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. Then इसका subsection 2 talks about agreement and restraint of trade. और अगर ऐसा कोई restraint लगा रहे हैं continuing partner on this partner who is an outgoing partner, तो वो restraint valid होगा notwithstanding section 27 of the Indian Contract Act. After this, section 37 talks about right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. Now जहाँ पे any member of a firm has died या फिर ceased to be a partner, and अब जो reconstituted firm है या फिर जो surviving और continuing partners हैं, if they are carrying on the business with the property of the firm without any final settlement of account as between themselves and the outgoing partner, उस सिनेरियो में outgoing partner will be entitled to share subsequent profits. Simply इसका मतलब ये हुआ, अगर settlement of accounts नहीं होता है outgoing partner और continuing partner के बीच में, तो जब तक आप account को settle नहीं करोगे, the outgoing partner will continue to share profit made since he ceased to be a partner. फिर इसका प्रोवाइज़ो बोलता है कि अगर सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के पास ऑप्शन है कि वो परचेज़ कर लें रिटायरिंग पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर या फिर डिसीज पार्टनर का शेयर, और अगर उन लोगों ने वो ऑप्शन अप्लाई किया और उन्होंने ख़रीद लिया वो शेयर, तो उस सिनेरियो में फिर डिसीज्ड पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी फर्दर और अदर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, सो इट सेज इफ द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर have the option of purchasing and they purchase the interest of a deceased or outgoing partner, उस सिनेरियो में the estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits. Now section 38 talks about revocation of continuing guarantee by change in firm. तो कोई भी continuing guarantee given to a firm या फिर टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म, वो रिवोक हो जाएगा एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. सो अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो गया है फर्म, तो उस दिन से द कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिवोक्ड. ओके, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट से डील करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.